हाइट में वो लंबी लड़की जिसका नाम तनुजा था, वो तुरंत आलिया और उसके पापा के पास आई और गुस्से से बोली, तुम लोग क्या करना चाहते हो यहाँ पर? तनुजा की हाइट और लैंग्वेज देखकर एक बार के लिए तो आलिया और उसके पापा डर गए, पर अभी भी उनका मुंह कंट्रोल में नहीं था। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की हो और तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई हक नहीं। तनुजा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्से में है और अभी आलिया और उसके पापा का एक पंच मारकर मुंह तोड़ देगी। शायद तनुजा ऐसा कर भी देती, पर उसके पेरेंट्स ने उसे रोक दिया था। दिखने में तनुजा के माँ बाप काफी ईमानदार और साधारण लोग लग रहे थे। बचपन से ही वो लोग कोर्टयार्ड में रह रहे थे और उन्हें कॉलेज वगैरह के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। शायद इसी वजह से उन्हें डर लग रहा था और वो ज्यादा उलझना नहीं चाहते थे। अचानक से अपनी बेटी को इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजना उन्हें काफी डरा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर अमीर बच्चे थे और ऐसे में एक गरीब बच्चे का यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। अपने माँ बाप के कहने पर भले ही तनुजा ने अपना सारा गुस्सा छुपा लिया था, पर उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब आलिया और उसके पापा ने देखा कि तनुजा गुस्से में है पर कुछ कर नहीं रही है, तो उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने तुरंत अपना एरोगेंट लुक दिखाना शुरू कर दिया। मेरे सामने ज्यादा बेशर्मी करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इसी वक्त तुमसे कह रहा हूं, तुम मेरी बेटी के साथ इस रूम में नहीं रह सकती हो। तुम जैसे थर्ड क्लास लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। आलिया के पापा ने बहुत ही घमंड के साथ चिल्लाते हुए कहा। तनुजा पर चिल्लाने के बाद आलिया के पापा ने तुरंत एक फोन कॉल मिलाया और फोन पर किसी इंसान से कहा, हेलो मैनेजर, मैं बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त अपनी बेटी के हॉस्टल रूम में हूँ और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप कुछ देर के लिए यहाँ आ सकते हैं? दूसरी तरफ से कुछ जवाब आया और बहुत ही घमंड और एटीट्यूड के साथ इस आदमी ने अपना फोन रख दिया और फिर तनुजा की तरफ एरोगेंट लुक देते हुए कहा, कुछ मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। इस स्कूल के डायरेक्टर के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जब वो यहाँ आएंगे तो तुम अपना बोरियां बिस्तर उठाकर यहाँ से भाग जाओगी। जैसे ही तनुजा के माँ बाप ने ये धमकी सुनी तो वो लोग मन ही मन बहुत ज्यादा डर गए, पर उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं था। तनुजा के माँ बाप बहुत छोटे परिवार से आते थे और वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी यहाँ आकर पढ़े और इसीलिए वो लोग गांव से यहाँ आए थे, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके यहाँ आते ही उनकी लड़ाई एक अमीर और लोकल इंसान से हो जाएगी जिसे ये पूरा शहर जानता है। तानिया काफी देर से ये सब कुछ देख रही थी और उसे मन ही मन काफी बुरा लग रहा था। उसने धीरे धीरे अपने बगल में खड़े कार्तिक के बाजू को खींचा और उसे अपनी तरफ करते हुए धीरे से बोली, भैया क्या आप तनुजा की कोई मदद कर सकते हैं? मुझे आलिया और उसका परिवार बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं कार्तिक भी इसी बात का इंतजार कर रहा था, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पहले देखते हैं आखिर इस आदमी ने बुलाया किसे है। कार्तिक ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी एक मिडिल एज इंसान जो दिखने में थोड़ा मोटा था जल्दी ही तानिया के कमरे में आ गया और आते ही उसने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। इस आदमी की बात सुनकर आलिया के पापा ने उसे ठंडे छींटे देने शुरू कर दिए और बातों में मिठास घोलते हुए कहा, ओह मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा बिजी हो। चलो कोई बात नहीं, बाहर एक अच्छा सा होटल है, वहां पर जाकर ड्रिंक करते हैं, वहीं पर बातें करते हैं। आलिया के पापा की बात सुनकर उस मैनेजर ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, कॉलेज आज ही से शुरू हुए और यहाँ मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। वैसे तो मैनेजर को मना करते हुए काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आलिया काफी अच्छे परिवार से आती है और सामने खड़ा आदमी उसे जिस होटल में ले जाने की बात कर रहा है वो भी काफी महंगा ही होगा। वैसे तो अभी अभी जो मिडिल एज आदमी आया था वो इस कॉलेज का मैनेजर था, पर उसकी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी और वो ज्यादा लग्जरी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता था। एक बार फिर से मैनेजर ने सामने खड़े आदमी से कहा, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम हो तो मुझे बता दो, मैं लेट हो रहा हूँ। डॉर्मेट्री का एरिया ज्यादा बड़ा नहीं था और यहाँ पर कॉलेज मैनेजर सिर्फ आलिया के पेरेंट्स को जानता था और किसी को नहीं। जल्दी ही आलिया के पेरेंट्स ने कॉलेज मैनेजर को ये सारी बातें बता दी और ये बात जानकर कॉलेज मैनेजर मन ही मन सोचने लगा कि आज उसके पास अच्छा मौका है सामने खड़े आदमी से पैसे लूटने का। वो उस पर एहसान भी कर देगा और इस बात के लिए उससे कुछ पैसे भी ले लेगा। और यही सब सोचकर उसने आलिया के पेरेंट्स से कहा, अरे ये तो बहुत छोटा सा मामला है, मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। इतना कहकर कॉलेज मैनेजर अपने फोन में हॉस्टल की फाइल खोलने लगा और तनुजा और उसकी फैमिली को किसी दूसरे रूम में शिफ्ट करने के बारे में बोलने लगा। हालांकि वो कुछ कर पाता उससे पहले ही कार्तिक खड़ा हो गया और बीच में बोल पड़ा, रुक जाओ, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता हूँ। कॉलेज मैनेजर ने जैसे ही कार्तिक की बात सुनी तो उसने बिना कार्तिक की तरफ देखे अपने फोन में देखते देखते बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा, अगर एग्री नहीं करते हो तो मत करो, मुझे उससे क्या, और वैसे भी तुम होते कौन हो मेरे मामलों में बीच में बोलने वाले। इतना कहकर कॉलेज मैनेजर ने अपना सिर उठाया और कार्तिक की तरफ देखा। हालांकि जितने एटीट्यूड से उसने अपना सिर उठाया था, अगले ही बार उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसका पूरा माथा ठंडे पसीने से भीग गया। उसने घबराते हुए कार्तिक का नाम लिया, मित्तल, कार्तिक, कार्तिक सर। कॉलेज का मैनेजर होने की वजह से वैसे तो इस मिडिल एज आदमी की रैंक बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी, पर फिर भी उसे इस बात का अंदाजा था कि कॉलेज में कौन से बड़े आदमी ने अपने रिश्तेदार का एडमिशन करवाया है। एक तो वैसे ही इस पूरे शहर में कार्तिक का नाम काफी चर्चा में था और हर इंसान कार्तिक मित्तल के नाम को जरूर पहचानता था। और फिर कार्तिक ने तो तानिया के लिए अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाने के लिए पूरे कॉलेज में काफी सारी चेंजेस करवाए थे। इसके बारे में कॉलेज के हर एक स्टाफ मेंबर को पता ही था। वैसे तो कार्तिक मित्तल का ऐसे छोटे मोटे मैनेजर के साथ कोई कनेक्शन बैठता नहीं था, पर तानिया की वजह से लोगों को पता चल गया था कि कार्तिक अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। एक सच्चाई ये भी है कि कार्तिक इन सब लोगों को नहीं जानता था और ना ही उसे मैनेजमेंट में किसी की परवाह थी, पर आज इस मैनेजर को ऐसा लग रहा था जैसे वो घर से कैलेंडर देखकर नहीं आया था, जो खुद यहाँ आकर कार्तिक के सामने ऊंची आवाज में उसने बात की और यहाँ तक कि उसकी इंसल्ट भी की। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोई खुद को गोली की नोक पर रखकर सामने वाले से कहता है कि मुझे गोली मत मारना। अभी तक मैनेजर को इतना तो समझ में आ गया था कि कार्तिक की बहन भी इसी हॉस्टल रूम में रह रही है
पर उसे ये समझ में नहीं आया था कि कार्तिक जैसे बड़े आदमी की बहन भला एक साधारण से हॉस्टल रूम में क्यों रह रही है, जबकि उसके पास तो आलीशान महल जैसा घर था। अगर उसे हॉस्टल में ही रहना था तो यहाँ पर लग्जरी हॉस्टल रूम भी अवेलेबल थे, फिर तानिया वहां जाकर क्यों नहीं रह रही थी। मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे कार्तिक उससे नाराज ना हो। अपने दोस्त की मदद करना तो दूर की बात थी, इस बारे में फिलहाल वो सोच भी नहीं पा रहा था। अभी तो उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। मैनेजर ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सर मुझे पता नहीं था कि आप भी यहाँ पर हैं। इस मैनेजर की बात सुनकर कार्तिक ने बिना कोई खास एक्सप्रेशन दिए उसे कहा, अब पता चल गया ना कि मैं भी यहाँ पर हूँ। मुझे सामने खड़ा ये अमीर परिवार बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही मुझे ये लड़की आलिया पसंद है। मैं इन लोगों को अपनी बहन के साथ नहीं रहने दे सकता हूँ, इन्हें कहीं दूर शिफ्ट कीजिए। जैसे ही मैनेजर ने कार्तिक की बात सुनी तो तुरंत हाँ में सर हिला दिया और कहा, बिल्कुल सर, अभी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर मैनेजर तुरंत अपने दोस्त की तरफ मुड़ा और थोड़ा कड़क होकर बोला, क्या तुमने सुना नहीं? कार्तिक सर ने अभी क्या कहा है? तुम अपना सामान पैक करो और इस रूम से बाहर हो जाओ। जैसे ही आलिया और उसके पापा ने मैनेजर की बात सुनी तो दोनों हैरान होकर अपनी जगह खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को सांप सूंघ गया हो। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उनके साथ ही ये सब कुछ हो जाएगा। उन लोगों को पता नहीं था कि कार्तिक कौन है और उसकी असली पहचान क्या है, पर उन्हें इतना समझ में आ गया था कि सामने खड़ा ये 25 साल का लड़का चाहे जो भी हो, लेकिन उसकी इतनी पहुंच तो है कि कॉलेज का मैनेजर भी अपनी नजरें नीची करके कार्तिक से बात कर रहा था, और शायद ये बाप बेटी कभी भी कार्तिक की बराबरी तो कर नहीं पाएंगे। कार्तिक अपनी बात कहकर साइड में खड़ा हो गया और आलस की वजह से उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, जबकि उसका इतना कम बात करना बाकी लोगों को मिस्टीरियस लग रहा था। सब लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक कोई बहुत बड़ा शहंशाह है जिसके आगे लोग सिर झुकाकर ही बात करते हैं। अगर बात आलिया और उसके पेरेंट्स की जाए तो अभी तक उनका एटीट्यूड कम हो गया था, उनका सारा घमंड भाग गया था। वो लोग भी समझ गए थे कि उन्हें कार्तिक के सामने थोड़ी तमीज दिखानी होगी। आलिया और उसके पापा ने आगे कोई बहस नहीं की और तुरंत अपना सामान पैक करके उस कमरे से बाहर चले गए। इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद मैनेजर को सांस आई। उसने तुरंत अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ किया और बहुत इज्जत के साथ कार्तिक से कहा, सर आपको मुझसे कोई और काम है क्या? कार्तिक ने कोई और काम देने से मना कर दिया और तुरंत उस आदमी को बाहर भेज दिया। उस कमरे से बाहर आने के बाद मैनेजर को काफी हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधे से कोई भारी वजन हटा दिया गया हो। अचानक से उसके पैर सॉफ्ट हो गए थे और उसकी चाल बदल गई थी। मैनेजर ने अपने मन में सोचा कि आज अगर वो ठीक से ये सारी बातें नहीं संभाल पाता तो उसकी नौकरी तक जा सकती थी और शायद कार्तिक उसके साथ इससे भी बुरा कर सकता था। वहीं कमरे के अंदर मैनेजर की बाहर जाते ही गोलू ने बहुत एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या बात है कार्तिक भैया, आप तो छा गए। आपने सिर्फ कुछ ही वर्ड्स में उस मैनेजर की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। मुझे तो बड़ा मजा आया। गोलू को भी लोगों से लड़ने और पंगा लेने में बड़ा मजा आता था, इसीलिए उसे ये लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। हालांकि ज्यादा हाथापाई नहीं हुई थी, पर फिर भी दो लोगों के एटीट्यूड को देखकर उनमें से किसी एक को हारते हुए देखकर अलग ही मजा आता है, जिसे सिर्फ गोलू एक्सपीरियंस कर पा रही थी। क्या तानिया को तनुजा के रूप में एक अच्छी दोस्त मिल पाएगी? और सामने खड़ी टॉल गर्ल तनुजा का एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गया। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस छोटे से कमरे में एक हिडन ड्रैगन और खूंखार शेर छुपा हुआ होगा जो यहाँ आने वाले इन गीदड़ों को 2 मिनट में भगा देगा। तनुजा हर हाल में कार्तिक का शुक्रिया अदा करना चाहती थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए उसने थोड़ा अटकते हुए धीरे से कहा, हेलो, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी जस्ट नाउ। वैसे तो तनुजा स्वभाव से बहुत ज्यादा कड़क थी और मुंह फट भी। अगर कोई भी उसे गलत तरीके से बात करने की कोशिश करता तो वो तुरंत सामने वाले के सिर पर चढ़ जाती थी, पर कार्तिक ने अभी अभी उसकी मदद की थी, इसीलिए वो कार्तिक के साथ ऐसा कोई रवैया अपनाना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने अपने आप को संभाला और थोड़ा आराम से बोलने की कोशिश की। तनुजा की बात सुनकर कार्तिक ने नॉर्मल एटीट्यूड के साथ कहा, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये सब कुछ अपनी बहन के लिए किया है। वो यहीं इसी हॉस्टल में रहेगी और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके आसपास इस तरह के घटिया लोग रहें। कार्तिक की बात सुनकर तनुजा ने हल्की सी मुस्कान दे दी और आगे कुछ नहीं कहा। कार्तिक ने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। जब तनुजा ने देखा कि कार्तिक अब आराम से बात कर रहा है तो उसने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, मैं अपने साथ कुछ लोकल ड्राई फ्रूट्स लेकर आई हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप इन्हें खा सकते हैं। अपनी बात कहकर तनुजा ने अपने पास रखे हुए छोटे से बैग से कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल दिए। ये लोकल ड्राई फ्रूट्स लग रहे थे, शायद किसी स्पेशल जगह पर ही मिलते थे। तनुजा की बात सुनकर तानिया कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही गोलू की आंखों में चमक आ गई और वो भागते हुए बिना किसी झिझक के तनुजा के पास गई और उसके पास रखे हुए ड्राई फ्रूट्स को देखते हुए खुशी से बोली, वाओ, तुम्हारे पास तो अखरोट और चीलगोजे भी हैं। तुम्हें पता है कि चीलगोजे मुश्किल से ही इंडिया में मिलते हैं, ज्यादातर ये कश्मीर में ही उगाए जाते हैं, बहुत कम पूरे इंडिया में सेल आउट होते हैं। मुझे ये सब बहुत पसंद है, इसलिए मैं बिल्कुल शर्म नहीं करूंगी। इतना कहकर बिना किसी का इंतजार किए गोलू ने तुरंत चीलगोजे और अखरोट उठा लिया और आराम से बैठकर खाने लगी। उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी अनजान लड़की से ये सब चीजें लेकर खा रही है। गोलू का ऐसा बर्ताव देखकर तानिया ने हंसते हुए अपना सिर पकड़ लिया और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के चेहरे पर हंसी आ गई, क्योंकि वो जानता था कि गोलू हमेशा से मस्त मौला रही है और खाने पीने के मामले में तो वो कभी पीछे नहीं रहती। कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से माहौल काफी ज्यादा टेंस्ड हो गया था और इस माहौल को नॉर्मल करने के लिए कार्तिक ने सब लोगों को इन्वाइट कर लिया और सब वहीं बैठकर आराम से बातें करने लगे। जब तनुजा ने देखा कि कार्तिक और बाकी सब लोग स्वभाव से अच्छे हैं और उन्हें अपनी अमीरी का तो कोई घमंड है ही नहीं, तो तनुजा भी अपने परिवार के साथ आराम से बैठकर बाकी सब लोगों के साथ बातें करने लगी। आपस में बातें करते हुए अपने बच्चों का सामान सेट करवाते हुए दोपहर हो गई थी। कार्तिक ने जब अपनी घड़ी की तरफ देखा तो ऑलमोस्ट 1 बज गया था। उसने सभी लोगों को सजेस्ट करते हुए कहा, अब तो सब बच्चों को साथ ही रहना है,
और क्यों ना इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए हम सब लोग एक साथ लंच करें। वैसे भी दोपहर हो चुकी है। जैसे ही तनुजा और उसके परिवार वालों ने कार्तिक की बात सुनी तो वो लोग थोड़ा सा झिझकने लगे। ऐसा नहीं था कि उन लोगों को कार्तिक के साथ खाना नहीं खाना था, बल्कि उन लोगों को थोड़ी चिंता हो रही थी और उन्होंने आज से पहले कभी भी किसी अमीर इंसान के साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, तो मन ही मन में थोड़ी बेचैनी हो रही थी। और दूसरा कारण यह भी था कि कार्तिक जहां भी खाना खाएगा वो जगह अच्छी खासी होगी, वहां पैसे भी ज्यादा लगेंगे, जबकि तनुजा का परिवार काफी मिडिल क्लास था और वो लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते थे। उन्हें हर बार खर्चा सोच समझ कर करना होता था। कहीं ना कहीं कार्तिक ये बात समझ गया था, इसलिए उसने सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखिए आप शर्माइए मत, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ और आज आप सब लोगों को दावत दे रहा हूँ। जैसे ही गोलू के मम्मी पापा ने ये बात सुनी तो उन्होंने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं कार्तिक, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ तनुजा के माँ बाप ने भी मना करते हुए कहा, हाँ प्लीज हम भला आपसे दावत कैसे ले सकते हैं। इन लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, जी मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी थोड़ी है। अरे अगर आप सब लोग मेरे साथ बैठकर खाना खाएंगे तो मेरे कोई ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे और आप लोग निश्चिंत होकर आराम से खाना खा सकते हैं। इतना कहकर कार्तिक हंसने लगा। अपनी बात कहकर कार्तिक ने गोलू की तरफ इशारा किया और वो दोनों तुरंत खड़े होकर बाकी लोगों को अपने साथ खींचकर कमरे से बाहर ले गए। उन्होंने किसी को भी मना करने का मौका नहीं दिया। वैसे तो कॉलेज में अपना एक कैंटीन था, इसके अलावा कुछ अच्छी शॉप्स लगी हुई थी, पर फिर भी कार्तिक को यहाँ का खाना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए उसने तुरंत अपने सबऑर्डिनेट को कहकर कुछ गाड़ियां मंगवा ली और तुरंत ही अमन के होटल की तरफ चले गए, क्योंकि इस पूरे शहर में सबसे अच्छा खाना तो अमन के 5 स्टार होटल में ही मिलता था। पर किसी भी 5 स्टार होटल का स्टैंडर्ड उसी की तरह हाई होता है और गोलू और तनुजा का परिवार इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो कार्तिक की तरह खुला खर्चा कर सके। सबसे बड़ी बात यह थी कि अमन के होटल को भले ही आज 5 स्टार होटल कहा जाता हो, पर काफी टाइम पहले अमन ने अपने होटल को अपग्रेड कर लिया था और अभी आलिशान होटल 7 स्टार होटल बन चुका था और यहाँ की लग्जरी भी उतनी ही ज्यादा 7 स्टार थी। अमन को अभी तक टाइम नहीं मिला था इस बात का अनाउंस करने का, वरना वो तो कब का ये बात अनाउंस कर चुका होता कि अब उनका होटल 7 स्टार होटल है। खैर कार्तिक को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था, होटल 5 स्टार है या 7 स्टार, अगर उसके हिसाब से खाना अच्छा मिल रहा है कार्तिक आराम से वहां बैठकर खाना खाने को तैयार था। वैसे तो गोलू कार्तिक की इस शान और शौकात को पहले भी देख चुकी थी, क्योंकि जब वो तानिया के साथ एक रात उसके विला में रुकने गई थी तो वहां पर उसने तानिया के साथ इस तरह के एक्सपेंसिव फूड और ड्रिंक्स बहुत खाए थे। शायद इसी वजह से वो इतना ज्यादा हैरान नहीं थी कि जब उसने अमन का लग्जरी होटल देखा। पर अगर बात तनुजा की जाए, उसे तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज से पहले इस तरह का होटल कभी देखा ही नहीं है, या शायद उन्हें यह भी नहीं पता कि दुनिया में इस तरह के आलिशान होटल भी होते हैं। तनुजा और उसके माँ बाप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें डर है कि कहीं उनकी वजह से ये जगह गंदी ना हो जाए। कार्तिक ने जब इन लोगों को इतना ज्यादा परेशान देखा तो मुस्कुराते हुए उन्हें रिलैक्स करते हुए बोला, इतना ज्यादा परेशान मत होइए, ये जगह भी खाने पीने के लिए ही बनी है और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ वाकई बहुत अच्छा खाना बनता है। कार्तिक की बात सुनकर गोलू ने तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आपको किसने कहा कि मुझे नर्वसनेस हो रही है, मैं तो तब तक खाऊंगी जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता। और इतना कहकर गोलू जोर जोर से हंसने लगी। गोलू की बातें सुनकर कार्तिक भी हमेशा हंस देता था, क्योंकि उसे भी गोलू का ऐसा स्वभाव अच्छा लगता था। उसने खुश होते हुए कहा, ठीक है तुम तब तक खाना जब तक तुम्हारा पेट नहीं भर जाता, पर पहले मुझे ये बताओ कि डॉक्टर ने तुम्हें ये सब खाना अलाउ तो किया है ना। कार्तिक ने जानबूझकर ये बात पूछी थी, क्योंकि उसे पता था कि 2 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद इतनी जल्दी डॉक्टर ये सब कुछ चीजें खाना अलाउ नहीं करते हैं। कार्तिक ने जैसे ही अपना सवाल पूछा तो गोलू ने तुरंत उसकी बातों पर जोर देते हुए कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे खाने से दूर रखने का बहाना मत ढूंढो। गोलू की बात सुनकर कार्तिक मन ही मन सोचने लगा कि इस लड़की की पूरी जिंदगी तो सिर्फ खाने पर ही डिपेंड करती है। अगर इसे जिंदगी भर खाना खाने को मिले तो इसे दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही कार्तिक अमन के होटल में पहुंचा, सब लोग एकदम चौंकने हो गए, क्योंकि यहाँ के मैनेजमेंट को अच्छे से पता था कि कार्तिक कौन है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस होटल में कार्तिक के लिए पहले से एक प्राइवेट रूम रिजर्व था और यहाँ से पूरा शहर और होटल काफी खूबसूरत दिखता था। कार्तिक के कहने पर सब लोग वापस यहाँ आकर बैठ गए और एक बार फिर से अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। तब जाकर कार्तिक को पता चला कि ये लंबी सी दिखने वाली लड़की, इसका नाम है तनुजा। वैसे तो तनुजा दिखने में किसी पहलवान जैसी दिखती है, पर फिर भी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लड़की भी काफी खूबसूरत थी। जल्दी ही होटल के शेफ ने कार्तिक की टेबल पर अपने होटल की बेस्ट डिशेस सर्व कर दी थी। कार्तिक ने जल्दी ही सब लोगों को खाना खाने के लिए कह दिया और साथ में ये भी कहा कि यहाँ का खाना खाने का कोई भी रूल नहीं है, आप सब लोग आराम से खाना खा सकते हैं। जल्दी ही इन सब लोगों में बातें होनी शुरू हुई। कार्तिक ने तनुजा से कहा, तनुजा तुम और मेरी बहन तानिया दोनों क्लासमेट हो, एक ही रूम में रहती हो, आज से तुम्हें मेरी बहन का और मेरी बहन तुम्हारा ख्याल रखेगी। कार्तिक की बात सुनकर तनुजा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं तो नॉर्मल सी लड़की हूँ, भला मैं तानिया का ख्याल कैसे रखूंगी। तनुजा को लगता था कि एक नॉर्मल गांव से आई हुई लड़की भला इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की का कैसे क्या ख्याल रख पाएगी। तनुजा की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कौन कह रहा है कि किसी का ख्याल तुम नहीं रख सकती। मुझे तो लगता है कि तुम एक मुक्का मारकर अभी मुझे भी गिरा दोगी। और रही बात मेरी बहन का ख्याल रखने की, तो तानिया बहुत छोटी है और खूबसूरत भी है, आगे चलकर हो सकता है कि लड़के इसे परेशान करें, तो उस वक्त तुम इसका हमेशा ख्याल रखना। तनुजा को एक नजर देखते ही कार्तिक समझ गया था कि तनुजा लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है।
और ये जरूर खूब अच्छी फाइट कर सकती है। कार्तिक की बातें सुनकर तनुजा भी काफी ज्यादा खुश हो गई। उसे अपनी ताकत पर विश्वास हो रहा था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कह दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ देर पहले कार्तिक ने उसकी बहुत मदद की थी और अभी भी वो उसे बहुत इज्जत दे रहा है। ऐसे में वो कार्तिक की बहन की थोड़ी सी मदद तो कर ही सकती है ना। जल्दी ही ये गैदरिंग पूरी हो गई और कार्तिक ने सब लोगों को वापस कॉलेज कैंपस में भेज दिया। खुद भी अपने घर वापस आ गया ताकि इंडस्ट्रियल एक्सपो में पार्टिसिपेट कर सके। उसे अभी भी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी थी। जल्दी ही तानिया की मिलिट्री ट्रेनिंग भी कॉलेज में शुरू हो गई थी। उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा था। वैसे ये खास माहौल में एनसीसी और कमांडो यूनिट्स द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेनिंग थी, जिसकी तुलना पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग से नहीं हो सकती थी, लेकिन स्टूडेंट्स इसे मिलिट्री ट्रेनिंग ही बुलाते थे। मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से तानिया की जिंदगी काफी बदल गई थी। उसने अपनी एक फोटो खींचकर कार्तिक को भेजी, जिसे देखकर कार्तिक एकदम हैरान हो गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बहन इतनी जल्दी मिलिट्री ट्रेनिंग यूनिफॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि इस यूनिफॉर्म में तानिया और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कार्तिक को जब भी टाइम मिलता था वो जरूर तानिया से मिलने जाता था और आसपास का माहौल भी उसने देखा था। वहां हर बार उसे चारों तरफ लड़के ही दिखाई देते थे जो तानिया को इम्प्रेस करने में लगे रहते थे या फिर उसके आसपास घूमते रहते थे। एक बार तो कार्तिक ने गुस्से में आकर उन लड़कों को डांट भी दिया था। क्या तानिया खुद को संभाल पाएगी और कैसा रहेगा कार्तिक का इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन? छुट्टी मिली थी जिसमें वो कार्तिक के पास रहने आ गई और यहाँ कार्तिक के साथ वो इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में भी जा रही थी। आज ही एग्जीबिशन शुरू होने वाली थी। तानिया और कार्तिक के साथ साथ कार्तिक के प्राइवेट प्लेन में जुनैद और अमन भी उसके साथ जा रहे थे। कार्तिक और तानिया आपस में बैठकर कार्तिक की सुपर फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी तानिया ने खुश होते हुए कहा, भैया आपके बनाए हुए प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, मेरा यकीन कीजिए इन सब प्रोडक्ट्स को जरूर वहां पर अच्छे प्राइस में खरीदा जाएगा। तानिया की बात सुनकर कार्तिक भी खुश होते हुए बोला, मैं जानता हूं इन प्रोडक्ट्स को बनाने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, वहां पर हमें अच्छे सेल्स एजेंट्स मिल ही जाएंगे। इन दोनों की बातें अमन भी सुन रहा था। उसने तुरंत कार्तिक से कहा, कार्तिक आप ऐसे ही किसी को भी अपने प्रोडक्ट के लिए एजेंट नहीं बना सकते, आपको सबसे पहले अपने भाइयों के बारे में सोचना चाहिए। इतना कहकर अमन ने क्यूट सा फेस बना लिया। कार्तिक को भी इस बात से कोई दिक्कत थी नहीं, बल्कि उसने तो पहले ही कह दिया था कि वो प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद अपने इन दोनों खास दोस्तों को भी इससे पैसे कमाने का मौका देगा। कार्तिक भी जानता था कि एजेंट को देने से शायद थोड़ा ज्यादा मुनाफा हो जाएगा, बट अच्छा होगा कि अगर उसके साथ अमन और जुनैद भी पैसा कमा पाए, क्योंकि उन्होंने भी सुपर फैक्ट्री में पैसे इन्वेस्ट किए थे। अमन की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी मुनाफा मिल जाएगा। कार्तिक की बात सुनकर अमन ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ कार्तिक, तुम बहुत ईमानदार हो। मैं पहले बता दूं कि मैं इन प्रोडक्ट्स को एक साथ बंच में खरीदूंगा और अपने घर पर रखूंगा ताकि आराम से इनका इस्तेमाल कर सकूं। कार्तिक के बनाए हुए सारे प्रोडक्ट हाईटेक प्रोडक्ट्स थे और जिस इंसान को इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है उसे अच्छे से पता है कि इन सभी प्रोडक्ट्स की सेल आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और इससे पूरा टेक्निकल मार्केट इफेक्ट होगा। अमन को भी इन सब चीजों के बारे में बहुत नॉलेज थी, इसलिए वो पहले ही इन प्रोडक्ट्स का एजेंट बनना चाहता था ताकि अच्छे मुनाफे में इन प्रोडक्ट्स को बाद में बेच सके और शायद कहीं ना कहीं उनकी मोनोपोली की जा सके। अमन ने अपने दोनों हाथों को रब करते हुए कहा, वैसे कार्तिक क्या तुम अपने इन प्रोडक्ट्स का फर्स्ट बैच मुझे दे सकते हो? मैं खुद इनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कार्तिक अमन की क्यूरियोसिटी समझ रहा था, इसीलिए उसने थोड़ा मिस्टीरियस तरीके से कहा, तुम इन ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स के साथ क्या करोगे? मेरे पास यहाँ पर कस्टम मेड प्रोडक्ट्स हैं, क्या तुम उन्हें इस्तेमाल करना चाहोगे? कार्तिक की बात सुनकर तो अमन की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वो किसी छोटे बच्चे की तरह कार्तिक से बोला, हाँ हाँ, कस्टम मेड प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ऑफ कोर्स मुझे चाहिए। अमन इस वक्त बिल्कुल वैसे ही कर रहा था जैसे कोई बच्चा बाजार में खिलौने देखकर जिद करने लगता है और एक्साइटेड हो जाता है। अमन को इतना खुश देखकर कार्तिक ने उससे कहा, ठीक है, तो मेरे एग्जीबिशन से वापस आने का इंतजार करो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक प्रोडक्शन लाइन ओपन करवाऊंगा और वहां पर कस्टम मेड प्रोडक्ट्स ही बनेंगे। कार्तिक की ये बात सुनकर अमन जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाकर कार्तिक से गले मिल गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और एक्साइटमेंट दिख रही थी। आसमान में उड़ते हुए कार्तिक के प्राइवेट प्लेन में भी एक अलग ही माहौल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान इन तीनों दोस्तों की दोस्ती की मिसालें दुनिया को दे रहा हो। ये तो हो गई दोस्ती की बात, पर अगर कार्तिक के नजरिए से देखा जाए तो दोस्ती के साथ साथ ये एक तरीके का बिजनेस भी था, क्योंकि कार्तिक जानता था कि अगर वो स्पेशल प्रोडक्शन लाइन शुरू करके कस्टम मेड प्रोडक्ट्स बनाएगा तो अमन उन्हें इस्तेमाल जरूर करेगा और उसके साथ साथ उसके टच में आने वाले बाकी सेकेंड रिच जनरेशन के लोग भी उनका इस्तेमाल करेंगे और बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के ये सब चीजें अमीरों तक अपने आप पहुंच जाएंगी। कनेक्शन से कनेक्शन बनेंगे और कार्तिक के प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। कार्तिक खुद तो एक एक इंसान के पास जाकर इन प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता था, वो अपने कुछ खास दोस्तों के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को हाई प्रोफाइल सोसाइटी में इंट्रोड्यूस जरूर करवा सकता था, जिससे लोग इन प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बाकी की टेक्निकल मार्केट को बदल कर रख दे। सबसे अच्छी बात यह थी कि कार्तिक ने भले ही ये प्रोडक्ट अमीरों के लिए बनवाए थे, पर ये सभी प्रोडक्ट्स डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स थे जो ऑर्डिनरी सिविलियन प्रोडक्ट जैसे दिखते थे, पर इनके फंक्शंस काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते थे। और वैसे भी अमन इन सभी प्रोडक्ट्स का एजेंट बनना चाहता था, तो इसके लिए अमन का सिर्फ ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स तक सीमित रहना ठीक नहीं था। हाई प्रोफाइल लोगों के ऑर्डर को पूरा करने और फेमस बनाने के लिए मेन प्रोडक्ट को मार्केट में लाना जरूरी था। कुछ सोचकर कार्तिक ने जुनैद को सजेशन देते हुए कहा, जुनैद, अमन साउथ ओशन एरिया में मेरे प्रोजेक्ट्स का एजेंट बनना चाहता है, तो तुम मेन लैंड एरिया में इसके एजेंट क्यों नहीं बन जाते? जाहिर सी बात थी कि साउथ ओशन एरिया में अमन का पूरा परिवार फैला हुआ था और इसी वजह से उस एरिया में अमन की काफी चलती थी और सभी लोग उसे जानते भी थे। ऐसे में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अमन का साउथ ओशन एरिया को कंट्रोल करना ज्यादा सही था।
वहीं दूसरी तरफ जुनैद का परिवार औरंगाबाद का रहने वाला था और इस वजह से मिडिल इंडिया के आसपास के ज्यादातर एरिया में सिर्फ जुनैद के परिवार की ही चलती थी। ऐसे में परिवार के नाम पर जुनैद आराम से इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकता था। कार्तिक का सजेशन सुनकर जुनैद ने तुरंत कहा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों आपस में दोस्त भी थे और बिजनेसमैन भी, तो ऐसे में इन लोगों का बिजनेस के हिसाब से सोचना भी बनता था और इस बात में ये लोग बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने अगर इस एरिया में एजेंट बनने का काम जुनैद को सुझाया है तो जुनैद हर हाल में ये काम करना चाहता था। हालांकि एक सच्चाई ये भी थी कि एजेंट होने का काम आसान नहीं था। सिर्फ प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं इसीलिए हम लोग एक जगह पर बैठकर आराम से कस्टमर के आने का इंतजार नहीं कर सकते थे। एजेंट होने का मतलब था कि आसपास के सभी जगह पर सब एजेंट बनाना और रिटेल मार्केट वालों से कॉन्टैक्ट करना और इन सब के अलावा एडवर्टाइजमेंट और कॉम्पिटिशन को भी संभालना था, क्योंकि टेक्निकल मार्केट में मोबाइल फोन और बाकी होम एक्सेसरीज के बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे। उन सब का काफी नाम भी था और ऐसे में अचानक से नए प्रोडक्ट्स को बेचना इतना आसान नहीं होने वाला था। ये तीनों दोस्त मिलकर अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और बातें करते करते ही ये लोग कब मुंबई पहुंच गए इन्हें पता भी नहीं चला। इस बार इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का स्केल पिछली बार से काफी ज्यादा बड़ा था और यहाँ की तैयारियां देखकर लग रहा था इस एग्जीबिशन को होल्ड करने वाले मर्चेंट्स ने यहाँ पर सभी इंटरेस्टेड कंपनियों को बुलाया था और कुछ बड़ी नेशनल कंपनीज भी यहाँ पर आज शामिल होने वाली थी। कार्तिक को एक बात की खुशी थी कि कम से कम उसे होम ग्राउंड मिल रहा था और इस वजह से अपने देश के अंदर रहकर वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर सकता था। कार्तिक की कंपनी नई नई एस्टैब्लिश हुई थी और इस वजह से उसकी कंपनी को ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। शायद इसी वजह से कार्तिक को एग्जीबिशन की तरफ से जो बूथ दिया गया था वो काफी रिमोट एरिया में था और ज्यादा अच्छी पोजीशन में भी नहीं था। हालांकि कार्तिक को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर देखा जाए तो कार्तिक की करंट आइडेंटिटी इस वक्त काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में थी। कार्तिक जल्दी ही अपने मित्तल परिवार से एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाला था। ऐसे में चीजों को अच्छा करने के लिए कार्तिक मित्तल परिवार का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जिस जगह पर कार्तिक का प्राइवेट प्लेन खड़ा था उस जगह पर और भी बहुत से लग्जरी प्राइवेट प्लेन्स खड़े हुए थे। इस नजर से देखा जाए तो कार्तिक का ये प्लेन बहुत ज्यादा आई कैचिंग नहीं थी और ना ही लोगों का ध्यान इस तरफ जा रहा था, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर आदमी आए हुए थे। 10 बिलियन रुपए के प्राइवेट प्लेन भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे थे। इन अमीर लोगों को देखकर कार्तिक जहां शांति से खड़ा था वहीं अमन थोड़ा गुस्से में बोला, ये सारे के सारे अमीर कुत्ते यहीं आकर बसने थे। मुझे नहीं पता था कि इंडिया में इतने अमीर भी भरे पड़े हैं और बाहर की दुनिया में तो उससे भी ज्यादा अमीर है। अमन की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जलन महसूस हो रही है? साफ साफ कहो, ये लोग सच में बहुत अमीर हैं इसीलिए अपनी अमीरी दिखा रहे हैं। अब इन्हें ऐसा करने से रोक तो नहीं सकते ना? कार्तिक की बात सुनकर अमन ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मान लिया अमीर है, नए नए अमीर बने इसीलिए इसका घमंड है। कार्तिक ने अमन की बात को सुनकर अपने कंधे उचका दिए, क्योंकि उसके पास अमन की बेटों की बातों का कोई जवाब नहीं था। एग्जीबिशन साइट एयरपोर्ट से ज्यादा दूरी पर नहीं थी, इसीलिए आराम से कार्तिक अपने साथ लाए हुए प्रोडक्ट्स को वहां तक पहुंचा सकता था। कार्तिक अपने साथ और भी बड़ी मशीनरी प्रोडक्ट्स लेकर आया था और उनके इफेक्ट दिखाने के लिए, ताकि लोग कार्तिक की ताकत को समझ सके। कार्तिक जानता था कि इन मशीनों को यहाँ लाने की जरूरत है नहीं, अगर वो मॉडल लेकर आता है तो भी लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे, पर ऐसे में इंटरेस्टेड लोगों का नंबर काफी कम होगा। कार्तिक यहाँ पर अपनी स्मार्ट कार भी लेकर आया था। अगर एग्जीबिशन साइट पर पहुंचने की बात की जाए तो कार्तिक थोड़ा लेट पहुंचा था, क्योंकि आज बूथ सेट करने के बाद कल से ऑफिशियली एग्जीबिशन शुरू होगा। और अगर बात बाकी कंपनीज की जाए तो उन्होंने पहले ही इंडिया में आकर अपना बूथ सेट कर लिया था। 100 स्क्वायर मीटर्स में पूरी इंडस्ट्री सेटअप करना नामुमकिन था, इसीलिए ये लोकेशन काफी छोटी पड़ रही थी। अमन ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, कार्तिक ये साले नीचा दिखा रहे हैं हमें, इन लोगों ने जानबूझकर हमें इतनी छोटी जगह दी है। कार्तिक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने थोड़ा उदास होते हुए कहा, इसमें उनकी गलती क्या है यार, हम लोग फेमस नहीं हैं, ऐसे में वो हमें कोई अच्छी पोजीशन क्यों देंगे? गुड पोजीशंस को तो पहले ही टॉप कंपनियों में डिवाइड कर दिया गया था। कार्तिक ने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी न्यू रजिस्टर्ड कंपनी का नाम लिखवाया था। ऐसे में इतनी बड़ी एग्जीबिशन हॉल करने वाली कंपनी ने कार्तिक को यहाँ अपने प्रोडक्ट शो करने का मौका दिया था। यही बात बहुत बड़ी थी, वरना ऐसी नई कंपनियों को इस तरह का कोई मौका नहीं मिलता था। अमन कार्तिक की बात से कन्विंस नहीं था। उसने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे उन लोगों से बातें करनी होगी अभी। हमारे प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, ये हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अमन अपनी पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करके कार्तिक को और अच्छा बूथ दिलवाना चाहता था। भाई अमन गुप्ता परिवार का डायरेक्ट वंशज था और गुप्ता परिवार को तो दुनिया में बहुत लोग जानते थे। वैसे तो अमन का खुद का यहाँ आए हुए विदेशी लोगों से ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं था, पर वो लोग किसी न किसी तरह इन सब लोगों से अपनी बातें मनवा लेता। हालांकि अमन कुछ कर पाता उससे पहले ही कार्तिक ने उसे रोक लिया। भूल जाओ सब और बिना वजह की जल्दबाजी मत करो। यहाँ बने बूथ की लोकेशन पहले से प्लान की हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि रातों रात हमारे लिए पोजीशन बदल दी जाएगी? इन सब बातों पर ध्यान मत दो। हम अपना एग्जीबिशन कल से शुरू करेंगे। जिस तरह की कंडीशन यहाँ पर है, क्या कार्तिक अपना सरनेम इस्तेमाल करे बिना अपने प्रोडक्ट्स इस कार्तिक कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने तुरंत अमन का हाथ पकड़ लिया और उसे कहीं भी जाने नहीं दिया। हालांकि अमन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने गुस्से से कहा, ये बहुत रिमोट एरिया है, हम अपने प्रोडक्ट को फेमस कैसे करेंगे? अमन के सवाल पर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अरे तुम चिंता मत करो यार, प्यासा कुएं को ढूंढते हुए आ ही जाता है। अगर लोगों का टेस्ट अच्छा होगा तो वो खुद हमारे प्रोडक्ट्स को ढूंढते हुए आ जाएंगे। कार्तिक को अपने प्रोडक्ट्स पर पूरा विश्वास था। वो जानता था कि चाहे जो हो जाए उसके प्रोडक्ट्स सेल जरूर होंगे। कार्तिक बस इतना चाहता था कि 1-2 लोग तो कम से कम उसके एग्जीबिशन स्टॉल पर आ जाएं, ताकि बाकी लोगों को पता चल सके कि कार्तिक ने भी कोई एग्जीबिशन लगाया है। कार्तिक और बाकी सब लोग यहाँ पर एग्जीबिशन के लिए आए थे, इसीलिए इन लोगों के पास मस्ती करने का टाइम बिल्कुल नहीं था। इस स्टॉल को सेटअप करते करते रात हो गई थी। रात का खाना खाने के लिए ये सब लोग वहीं के फेमस 7 स्टार होटल में गए। उस होटल का नाम ब्लू रिंग था, क्योंकि उस होटल का आर्किटेक्चर ब्लू कलर की डायमंड रिंग जैसा था। मुंबई में होने वाले एग्जीबिशन के बारे में सब लोगों को पता था
और इस वजह से यहाँ के होटल पूरी तरह से भरे हुए थे। यहाँ छोटे से छोटा होटल भी खाली मिलना मुश्किल था। खुशकिस्मती से कार्तिक ने पहले ही यहाँ कमरा बुक कर दिया था, इसीलिए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत थी नहीं। होटल की लॉबी में खड़े होकर कार्तिक लगेज उठाने के लिए वेटर के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसका ध्यान होटल की तरफ गया। इस पूरे होटल को किसी पुराने राजा महाराजा के राजमहल की तरह सजाया गया था। इस पूरे होटल की शान और शौकात को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि अमीर होने का मजा क्या है। अमन और जुनैद भी पूरे होटल को देख रहे थे। तभी अमन ने थोड़े सरकास्टिक तरीके से धीरे से कहा, भले ही 7 स्टार होटल है, पर अभी भी इसका मुकाबला मेरे होटल से नहीं किया जा सकता है। अमन की बात सुनकर जुनैद ने हंसते हुए कहा, ज्यादा जालस मत हो, चाहे जो भी कहो, पर यह 7 स्टार होटल सच में लाजवाब है और इसमें तुम्हारे होटल से 2 स्टार ज्यादा हैं। अमन को यह बात कोई बड़ी नहीं लग रही थी, इसीलिए उसने कहा, ऐसी बात है क्या? मुझे पता नहीं किसने इस होटल को 7 स्टार रेटिंग दी है, पर मुझे कहीं से भी 7 स्टार नहीं लग रहा। मेरे होटल की रेटिंग 7 स्टार होगी तो उसके सामने ये होटल ढाबे से ज्यादा नहीं लगेगा। कार्तिक ध्यान से इन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी उसने साइड में धीरे से कहा, बस बहुत हो गया, तुम दूसरों के होटल पर हंस रहे हो, अब जल्दी से अपना सामान उठाओ और अपने कमरे में जाओ। जैसे ही अमन ने कार्तिक की बात सुनी तो उसकी सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई और उसने तुरंत अपना मुंह नीचे कर लिया और ईमानदारी से वहां से जाने लगा। वैसे तो अमन गुप्ता परिवार का वारिस था, पर बराबरी के मामले में भी वो कार्तिक की तरह ही था। जैसे मित्तल परिवार कार्तिक को कुछ नहीं समझता था, वैसे ही गुप्ता परिवार भी अमन को कोई तवज्जो नहीं देता था। ये दोनों ही अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे। इसी वजह से तो अमन खुद के दम पर कुछ करना चाहता था और वो हाइजू आया था ताकि अपना करियर एक्सपेंड कर सके। वैसे देखा जाए तो इस शहर में आकर अमन ने काफी तरक्की की थी, लेकिन एक पावरफुल फिगर की लाइन में अमन दूर दूर तक अभी नहीं था। अगर बात जुनैद की जाए तो उसके घर में ये सारी दिक्कतें नहीं थी। वो तो अपने पापा की इकलौती संतान था, इसी वजह से जो उसके पापा का था वो सब जुनैद का था और आगे चलकर कोई भी जुनैद के साथ प्रॉपर्टी के लिए लड़ने नहीं वाला था। वैसे देखा जाए तो खान परिवार की ज्यादातर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगी हुई थी। यहाँ पर कैपिटल बहुत ज्यादा था पर इनकम लिमिटेड थी। इसी वजह से जैसे ही ये लोग सब मुंबई आए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अमन कितना ज्यादा गुस्से में है और उसे कितना बुरा लग रहा है। इस पूरी टेरिटरी में कोई भी उनकी परवाह नहीं करने वाला था और ना ही कोई उन पर ध्यान दे रहा था। रात भर आराम करने के बाद ये सब लोग अगले दिन सुबह सुबह अपनी एग्जीबिशन स्टॉल के पास चले गए। आज ओपनिंग सेरेमनी थी और इसी वजह से यहाँ पर एक ग्रैंड परफॉर्मेंस रखी गई थी। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था और जो गेस्ट परफॉर्मेंस देने आए थे वो सब भी बड़े सेलिब्रिटीज थे। बड़े बड़े रॉयल परिवारों और बिजनेस टाइकून जो पूरी दुनिया में फेमस थे वो सब यहाँ आए हुए थे। फिर भी कार्तिक को इस परफॉर्मेंस में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। उसने ध्यान से बस अपने प्रोडक्ट्स को अपने स्टॉल पर एग्जीबिशन के लिए लगवा दिया और इन सब के अलावा भी कार्तिक ने कुछ प्रिंटेड ब्रोशर्स तैयार करवाए थे। अमन के पास कुछ भी अच्छा करने के लिए था नहीं, इसीलिए उसने कार्तिक से पूछा, कार्तिक आपने बहुत ध्यान से तैयारी की है, अगर किसी ने अगले कुछ दिनों तक हमारी इस एग्जीबिशन पर ध्यान नहीं दिया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। अमन की बात सुनकर एक बार तो कार्तिक चुप हो गया, पर फिर कुछ सोचते हुए उसने हंसकर कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, चाहे लोकेशन कितनी भी बैकवर्ड क्यों ना हो, यहाँ से जरूर गुजरेंगे लोग और जब वो आएंगे तो उनका ध्यान हमारे प्रोडक्ट्स पर जरूर जाएगा। कार्तिक का इतना कॉन्फिडेंस देखकर अमन भी हैरान हो गया। सुबह से दोपहर हो गई पर अभी तक एक भी इंसान कार्तिक के स्टॉल पर नहीं आया था। अमन अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, वो कुछ ना कुछ करना चाहता था। उसका मन कर रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर सब लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, पर शायद इतनी तेज चिल्लाने से लोग आए ना आए एग्जीबिशन ऑन करने वाला बंदा जरूर आ जाएगा और उनकी एग्जीबिशन को हटवा देगा। इसीलिए उसने कुछ नहीं कहना भी सही समझा। कार्तिक ने दोपहर का खाना अपने होटल से ही मंगवा लिया था। वैसे तो एग्जीबिशन साइट पर भी खाना प्रोवाइड करवाया जा रहा था, वो खाना यहाँ का लोकल था और कार्तिक को ये सब खाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसीलिए कार्तिक ने होटल से खाना ऑर्डर कर दिया था। जैसे ही खाना आया तो सब लोग चुपचाप अपना लंच करने लगे। किसी का भी बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। चारों तरफ एकदम शांति बनी हुई थी। असल में जब सब लोग यहाँ एग्जीबिशन के लिए आ रहे थे तो उस वक्त इनका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा था, पर अब इन लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह 3 दिन निकल गए पर एक भी कस्टमर इनके पास नहीं आया था। इन लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बात के लिए वो किसे दोष दे। ना तो ये कार्तिक के प्रोडक्ट को दोष दे सकते थे जिनकी किस्मत इतनी खराब थी, और ना ही बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर यहाँ बुला सकते थे। असल में बहुत सारे लोग तो इस एग्जीबिशन में सिर्फ इसीलिए आए थे ताकि अपना टाइम पास कर सके। अगर देखा जाए तो वो लोग यहाँ वैकेशन मनाने आए थे, ना कि कुछ खरीदने। पर इनके अलावा भी एक और एस्पेक्ट था। इस एग्जीबिशन को काफी बड़े लेवल पर रखा गया था, जैसे कोई छोटा शहर बना दिया गया हो। यहाँ पर एग्जीबिशन हॉल वाला इंसान खुद कंपनियों को पैसे देकर बुलाता था ताकि कोई भी स्टॉल खाली ना रहे। इस वजह से यहाँ पर टूरिस्ट के अलावा बहुत सारे कस्टमर भी होते थे, पर किस्मत की बात यह थी कि कौन से स्टॉल पर कितने लोग होंगे। इस पूरी एग्जीबिशन में 500 से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। अब यहाँ आने वाले लोग हर एक कंपनी के प्रोडक्ट तो नहीं देख सकते थे, इसीलिए जिन कंपनी के प्रोडक्ट उन्होंने देख रखे थे अपने अपने हिसाब से उन्हें रेटिंग दे रखी थी। उन्हीं कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखने के लिए ये लोग जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो छोटी छोटी कंपनियों के प्रोडक्ट्स ज्यादा देख रहे थे, मगर जब ये लोग कार्तिक के स्टॉल के पास पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। जुनैद ने परेशान होते हुए कार्तिक से कहा, कार्तिक मुझे लगता है कि हमें बाहर जाकर कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। इस तरीके से कम लोग हमारी तरफ आएंगे तो सही। जहां अमन और जुनैद इतनी चिंता कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक काफी शांत खड़ा था। उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं हो रही थी। उसने बहुत शांति से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रमोशन करने से कुछ नहीं होने वाला, ये सब कुछ बहुत बोरिंग है। फ्यूचर में जाकर हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाले हैं, हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए।
कार्तिक भी मनी मन थोड़ा परेशान जरूर था, पर उसे पता था कि अगर दुनिया में एक मुकाम हासिल करना है तो सब्र रखना ही होगा। कार्तिक जानता था कि इतने बड़े एग्जीबिशन में बहुत सारी कंपनियां आई हैं और हर कोई यही रास्ता अपना रहा होगा। ऐसे में अगर कार्तिक भी यही करेगा तो लोग कॉपी कैट समझकर भगा देंगे और ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे। यहाँ आने वाले कस्टमर्स के लिए कार्तिक की कंपनी बिल्कुल भी फेमस नहीं थी और बाकी छोटी कंपनियों की तरह ही थी। ऐसे में कोई भी कस्टमर इस तरह की अनजान कंपनी पर ध्यान क्यों देगा। और रही बात बूथ लोकेशन की, तो कार्तिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बूथ लोकेशन एग्जीबिशन साइट के अंदर ही थी। आने जाने वाले बहुत सारे लोग कार्तिक के बूथ को देख रहे थे और कुछ ना कुछ सोचकर वहां से जा रहे थे। दोपहर होते होते कुछ लोग कार्तिक के बूथ पर आने लगे। कार्तिक, अमन और जुनैद जो पूरी तरह से हताश बैठे हुए थे, उन लोगों के लिए तो कस्टमर का आना ही बहुत बड़ी बात थी। ये लोग कुछ खरीदते हैं या नहीं वो फिर भी बाद की बात थी। तभी एक यंग लोगों का ग्रुप आपस में बातें करते हुए कार्तिक के बूथ की तरफ आने लगा। ये लोग दिखने में टूरिस्ट लग रहे थे। असल में ये ग्रुप बाकी लोगों की तरह यहाँ से गुजर रहा था और इन लोगों का इंटेंशन कार्तिक की शॉप पर आने का तो बिल्कुल नहीं था। वो तो उस ग्रुप में एक लड़की ने अचानक से कार्तिक के बूथ को देखा, जहां पर खड़े लोगों को हैरान देखकर वो जोर से बोली, तानिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। तानिया जो कार्तिक के बगल में खड़ी हुई थी वो फोन में अपना सिर घुसाए कुछ काम कर रही थी। जब उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए देखा तो हैरान होकर सरप्राइज होते हुए बोली, मानसी तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस वक्त तानिया और मानसी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थी। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वो दोनों एक दूसरे से यहाँ मिलेंगी। कार्तिक ने अपनी बहन की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, क्या वो लड़की तुम्हारी क्लासमेट है। तानिया ने बहुत खुश होते हुए कहा, हाँ भैया हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट से हैं। वो लड़की मानसी बार बार कार्तिक को ही देख रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहली नजर में ही कार्तिक पसंद आ गया हो। शायद बाकी लड़कियों की तरह वो कार्तिक की खूबसूरती से फैसिनेट हो चुकी थी। पास ही रखी कुर्सी को लेकर मानसी कार्तिक के बगल में बैठते हुए तानिया से बोली, तानिया ये हैंडसम लड़का कौन है। जब मानसी के साथ आए ग्रुप के लोगों ने मानसी को इस बूथ पर आते हुए देखा, बाकी सब लोग भी उससे फॉलो करते हुए यहाँ आ गए। मानसी के साथ आए हुए लोगों को शायद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना इंटरेस्ट उन लोगों को कार्तिक, तानिया और बाकी दोनों लड़कों में आ रहा था। वो सब लोग ध्यान से उन चारों को देख रहे थे। मानसी की बात सुनकर तानिया को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, ये मेरे भैया हैं और हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने आए। क्या मानसी के यहाँ आ जाने से कार्तिक और बाकी लोगों की सोई हुई किस्मत बदल पाएगी। क्या कार्तिक के हैंडसम शब्द सुनकर तानिया को हंसी आ रही थी, फिर भी उसने धीरे से हंसते हुए कहा, ये मेरे भैया हैं और हम लोग यहाँ पर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने आए। जैसे ही मानसी ने तानिया की बात सुनी तो बहुत ही तेज चिल्लाते हुए उसने कहा, वाह ये तुम्हारा खुद का भाई है, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है यार। कार्तिक सिर्फ एडमिशन वाले दिन ही तानिया के कॉलेज के अंदर गया था। उसके बाद अगर उसे तानिया से मिलना होता तो वो लोग कॉलेज के बाहर ही मिलते थे। इस वजह से कार्तिक ने अपना ये चांद सा मुखड़ा ज्यादा लोगों को नहीं दिखाया था। हालांकि उस वक्त जिन लड़कियों ने कार्तिक को देखा था उन्हें आज भी कार्तिक याद था और जल्दी ही पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई थी कि कॉलेज की नई खूबसूरत लड़की तानिया के साथ साथ उसका भाई भी बहुत ज्यादा हैंडसम है। कार्तिक ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कॉलेज की लड़कियों को अभी तक उसका चेहरा याद होगा। मानसी को भी कॉलेज में सुनने को मिलता था कि तानिया का भाई बहुत ज्यादा हैंडसम है, पर वो कभी कार्तिक से पहले मिल नहीं पाई थी। आज फाइनली उसे समझ में आ गया कि लड़कियां कार्तिक के पीछे इतनी पागल क्यों हैं। मानसी को इतना ज्यादा अपनी तारीफ करते हुए देखकर कार्तिक ने उसे कहा, मैं सिर्फ एवरेज दिखता हूँ, वैसे तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इस तरह से अपनी बहन के सामने किसी और लड़की से तारीफें सुनकर कार्तिक को काफी शर्म आ रही थी। मानसी तो पहले ही कार्तिक को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और अब कार्तिक के सवाल करने पर वो चुप नहीं रह सकती थी। इसीलिए उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए हम सब लोग मिलकर यहाँ आ गए। मानसी की बात सुनकर कार्तिक ने बस हल्की सी मुस्कान दे दी। वहीं दूसरी तरफ मानसी और उसके दोस्त ध्यान से कार्तिक और बाकी सब लोगों को देख रहे थे। इन सब लोगों ने ब्रांडेड कपड़े, जूते और बाकी चीजें पहनी हुई थी। इन सब लोगों को समझ में आ गया था कि कार्तिक और बाकी लोग काफी अमीर हैं। मानसी भी अच्छे परिवार से थी और इसी वजह से घूमने फिरने के लिए वो छुट्टियों में यहाँ मुंबई आ गई थी। वैसे तो इसी बार मुंबई आई थी, वरना हर बार फॉरेन में जाया करती थी। पर एक बात मानसी की काफी अलग थी, वो अपने दोस्तों के साथ जब चाहे तब कहीं भी घूमने निकल जाती थी, जैसे चाहे वैसे लोगों से बातें करती थी। पर अगर बात तानिया की जाए तो तानिया ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो मानसी की तरह किसी लड़के को देखकर कमेंट नहीं कर सकती थी और ना ही वो कार्तिक से पूछे बिना, उसकी मर्जी के बिना कहीं जा सकती थी। हालांकि देखा जाए तो तानिया की जिंदगी अपने सौतेले पिता के घर में बहुत ज्यादा बुरी थी और कार्तिक के साथ आने के बाद उसे काफी कुछ बेहतर जिंदगी में करने को मिल गया था। मानसी इस वक्त घूर कर कार्तिक को देख रही थी। उसने एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कार्तिक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और अभी कार्तिक को खा जाएगी। कार्तिक पहले भी इस तरह की नजरें खुद पर महसूस कर चुका था और इसीलिए उसे इन सब चीजों की आदत हो गई थी और अब उसे और ज्यादा इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। मानसी ने कार्तिक की तारीफ करते हुए कहा, मैंने अपनी क्लासमेट से सुना है कि तुम्हारा खुद का बिजनेस है और उसके बाद भी तुम यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो, काफी बड़ी बात है ये। अपनी तारीफ सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इस एग्जीबिशन में ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है और वैसे भी मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए आया हूँ। कार्तिक की बात सुनकर मानसी ने एक नजर चारों तरफ रखे हुए प्रोडक्ट्स को देखा और उसके बाद कार्तिक से कहा, हाँ तुम्हारे प्रोडक्ट्स दिखने में अच्छे लग रहे हैं पर ये लोकेशन थोड़ी रिमोट है, शायद इसी वजह से लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं। मानसी की बात सुनकर कार्तिक ने बिना किसी स्पेशल लुक के कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए, अगर कस्टमर को आना होगा तो वो खुद यहाँ आ जाएगा।
मानसी ने कुछ सोचते हुए कार्तिक से कहा, देखो मैं कुछ लोगों को यहाँ जानती हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, वरना तुम्हारा ये बूथ हमेशा इसी तरह खाली रहेगा। कार्तिक ने तुरंत मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा लगा कि तुम मदद करना चाहती हो, पर ये सब चीजें मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। तानिया ने ध्यान से अपने भाई के एक्सप्रेशन देखे और उसके बाद मानसी के एक्सप्रेशन देखे, और इस वक्त मानसी के चेहरे पर ज्यादा खुशी दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही वो कार्तिक के टाइप की थी। तानिया जानती थी कि उसका भाई बहुत अच्छा है और बिंदास है, उसके पास कोई लड़कियों की कमी तो है नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात मानसी की जाए तो मानसी का इंप्रेशन तानिया पर भी बहुत अच्छा नहीं था, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि मानसी और कार्तिक का कोई ज्यादा कनेक्शन हो या ये लोग ज्यादा बातें करें। तानिया ने जब सुना कि कार्तिक मानसी की मदद नहीं लेना चाहता है तो वो काफी खुश हो गई। मानसी और तानिया दोनों ही एक ही डिपार्टमेंट में थे और अक्सर एक दूसरे से मुलाकात होती रहती थी, पर इन दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि तानिया अपनी खूबसूरती की वजह से हर वक्त कॉलेज में चर्चा का विषय बनी रहती थी। वैसे तो मानसी भी बहुत खूबसूरत थी, पर तानिया का मुकाबला वो कभी नहीं कर सकती थी। दोनों ही न्यू स्टूडेंट्स थी, जहां एक तरफ पहले ही दिन से तानिया पूरे कॉलेज में छाई हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ मानसी को कोई पूछता भी नहीं था और अक्सर इन दोनों के बीच में बिना वजह कंपैरिजन किया जाता था, जो बात मानसी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कहीं ना कहीं मानसी एक प्रिंसेस वाली जिंदगी जीती आ रही थी। उसके पापा किसी बड़ी कंपनी के अध्यक्ष थे और बचपन से ही वो अपनी मनमानी करती आई थी, पर कॉलेज में हर वक्त उसका कंपैरिजन तानिया से किया जाता था और इसी वजह से तानिया को लेकर उसके मन में नफरत उठने लगी। मानसी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मुलाकात यहाँ भी तानिया से हो जाएगी। उसने जब देखा कि तानिया अपने भाई के साथ बूथ पर खड़ी हुई है और पूरा बूथ खाली है, तो ये देखकर उसे काफी हैरानी हुई, क्योंकि वो जानती थी कि कार्तिक अमीर है, पर उसकी क्या ताकत है ये बात अभी तक मानसी को पता नहीं चली थी। अचानक से ही मानसी के दिमाग में ख्याल आया कि शायद कार्तिक कोई ज्यादा अमीर आदमी नहीं है और उसका बिजनेस भी कोई ऑर्डिनरी है, और यही सब सोचकर उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो तानिया से इस मामले में आगे है और इस एक बात में वो तानिया को पीछे छोड़ सकती है। कुछ सोचकर मानसी ने कार्तिक से कहा, असल में मेरे पापा की कंपनी भी इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही है और हम अभी अभी उनके स्टॉल से ही आ रहे हैं। वहां पर काफी लोग जमा है, मुझे लगता है कि तानिया को हमारे स्टॉल पर जाकर कुछ पैम्फलेट्स लोगों को देने चाहिए, इससे बाकी लोग अट्रैक्ट होंगे। मानसी ने ये सारी बातें बहुत ही फ्रेंडली तरीके से कही थी। उसे कार्तिक काफी ज्यादा पसंद आया था और उसकी सुंदरता देखकर मानसी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। शायद इसी वजह से वो कार्तिक की मदद करने के लिए उसे इस तरह का सजेशन दे रही थी और साथ ही साथ तानिया की बेइज्जती भी कर रही थी। तानिया समझ गई थी कि मानसी क्या कहने की कोशिश कर रही है, पर वो चाहकर भी मानसी को गलत नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि उसने कुछ भी डायरेक्ट गलत तो किया नहीं था। तानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो मन ही मन मानसी को गाली देना चाहती थी, पर उसने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। मानसी ध्यान से कभी कार्तिक को देखती तो कभी तानिया को देखती, उसका अभी भी मन नहीं भरा था, इसीलिए उसने तानिया को नीचे दिखाने के लिए आगे कहा, तुम लोग तो बहुत पावरफुल हो ना, तो क्यों ना वो पावर यहाँ पर दिखाई जाए। मुझे तो दूर दूर तक यहाँ पर एक भी कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम लोगों के प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और हो सकता है कि तुम लोगों का हमारी कंपनी से कोई कंपैरिजन ही ना हो। मानसी जो मन में आए बोले जा रही थी, पर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, देखो कस्टमर आने शुरू हो गए। असल में मानसी और उसके दोस्तों को यहाँ पर खड़ा देखकर बाकी लोगों को लग रहा था कि शायद ये लोग परचेसिंग कर रहे हैं, और इतनी भीड़ देखकर बाकी लोग भी कार्तिक के स्टॉल की तरफ आने लगे। और अच्छी बात यह थी कि ये लोग सिर्फ यहाँ से गुजर नहीं रहे थे, बल्कि जानबूझकर कार्तिक की शॉप पर आए थे ताकि यहाँ से अच्छे प्रोडक्ट खरीद सकें। ये लोग पहले ही बहुत सारे बूथ देख चुके थे, पर वहां उन्हें कोई भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला। मानसी ने जब कार्तिक की बात सुनी और पीछे की तरफ देखा तो कुछ लोग कार्तिक की दुकान की तरफ ही आते हुए दिख रहे थे, और ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की सरकास्टिक स्माइल आ गई। शायद उसे भी पता था कि सामने से आ रहे कस्टमर काफी ज्यादा कोजी हैं और इन्हें कुछ भी जल्दी से पसंद नहीं आ रहा है। मानसी ने बहुत ही स्टैंड टोन में कहा, ये लोग बहुत ज्यादा पिकी हैं, मुझे लगता है कि इन्हें कोई काम धंधा नहीं है, इसीलिए हर दुकान पर जाकर प्रोडक्ट्स देख रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ भी इन्हें कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है, जब मन भर जाएगा यहाँ से चले जाएंगे। मानसी की बात सुनकर तानिया को काफी गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होगा? इन लोगों ने तो अभी तक ठीक से हमारे प्रोडक्ट्स देखे भी नहीं है। तानिया की बात सुनकर मानसी ने सरकास्टिक तरीके से हंसते हुए कहा, अरे तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, मैंने तुम्हारे प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं तो बस जनरली बता रही थी। मानसी की बात सुनकर तानिया को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, यू। हालांकि तानिया के पास आगे कहने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो चुप हो गई। कार्तिक भी तानिया को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। उसने माहौल को ठीक करने के लिए कहा, ठीक है तानिया, अपनी क्लासमेट के साथ बिना वजह बहस मत करो, कस्टमर जल्दी ही हमारी शॉप पर आने वाले हैं, अच्छा होगा तुम खुद को थोड़ा रिलैक्स कर लो। कार्तिक इस एग्जीबिशन में अपने साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज को लेकर आया था और सभी एम्प्लॉयज अपने अपने काम में प्रोफेशनल थे, पर तानिया भी यहाँ आई हुई थी और कार्तिक चाहता था कि तानिया की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, इसीलिए उसने ट्रांसलेशन का काम तानिया को दिया था। कार्तिक जानता था कि कॉलेज में और स्कूल में तानिया ने काफी कुछ सीखा हुआ था, पर फिर भी प्रैक्टिकल तौर पर उसे इस्तेमाल करने का सही समय आ जाया था। कार्तिक इसी वजह से तानिया को अपने साथ लेकर आया था कि यहाँ आकर तानिया प्रैक्टिकल वर्ल्ड को समझे और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करे, साथ ही साथ बिजनेस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझे। कार्तिक की बात मानकर तानिया ने मानसी को एक डिससेटिस्फाइड लुक दिया और कहा, तुम
मेरे पास बहुत काम है, अगर तुम्हें यहाँ कुछ नहीं खरीदना है तो तुम जा सकती हो। तानिया की बात सुनकर मानसी कहीं नहीं गई बल्कि पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई और कार्तिक से बोली, कार्तिक क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ? एग्जीबिशन देखते देखते मैं काफी थक गई हूँ। कार्तिक बेचारा क्या ही बोलता। मानसी तानिया की क्लासमेट थी और इसीलिए वो मानसी को ऐसे भगा भी नहीं सकता था। चाहे मानसी और तानिया के रिश्ते अच्छे ना हो, पर छोटी मोटी बातों के लिए कार्तिक मानसी से लड़ने तो नहीं बैठ सकता था। इसीलिए उसने हल्की मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा। पर मानसी वाकई आराम करने के लिए बैठी है या फिर वो कार्तिक का मजाक बनते हुए देखना चाहती है? क्या वाकई बैकवर्ड लोकेशन की वजह से कार्तिक के प्रोडक्ट सेल आउट नहीं